हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 15.2 के। तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। 15.2 के जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 8 तक किए थे, उन सभी के अंदर आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे, z दिया हुआ था। बस उसको समझ के आपको एक ग्राफ बनाना था, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे और उसको सॉल्व आपको करना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में आना बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि जब तक आपको कॉर्नर पॉइंट निकालने नहीं आएंगे, ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा, तब तक आप इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उनको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाके उसको समझिए कि कॉर्नर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे हम कंप्लीट करते हैं, यानी कैसे उसको पूरा करते हैं। और फिर इसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो डेफिनेटली आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आज की जो वीडियो है, इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, सभी के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का इसमें से आएगा, 100% कह रहा हूँ, आएगा ही आएगा। तो एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराने लग गया तो आई थिंक वीडियो 1-1.5 घंटे की पूरी बन जाएगी। तो फिर भी मैं आपको लगभग सब कुछ समझा दूंगा कैसे करना है। फिर आप खुद एक बार ट्राई करके देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है। तो 9th क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है कि मैन्युफैक्चरर कंसिडर दैट मैन एंड वुमेन वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट, सो ही पे दैम एट द सेम रेट। ही हैज़ 30 and 17 यूनिट ऑफ वर्कर, मेल एंड फीमेल, यानी जो वर्कर्स है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। एंड कैपिटल, तो आपको 30 यूनिट यहाँ पर वर्कर्स की दी हुई है, 17 यूनिट आपको कैपिटल की दी हुई है। विच ही यूज टू प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स ए एंड बी, जिससे वो 2 तरह के गुड्स प्रोड्यूस करता है, गुड्स ए एंड गुड्स बी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड, while 3 वर्कर्स एंड द 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ बी। If A and B are priced at ₹100 and 120 per unit respectively, how should he use his resources to maximize his total revenue? From the above as an LPP and solve graphically। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन को समझ के, पढ़ के, अब यहाँ पर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करो। इक्वेशंस नहीं, एक्चुअली इनइक्वलिटीज़ होती हैं यहाँ पर, तो वो बनाने की आप कोशिश करो। देखिए, अब बहुत से क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि इनइक्वलिटी आपकी क्या बनने वाली है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी लंबा चौड़ी चीज़ें आपको दे रखी हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आप कोशिश करो एक टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सको। तो यहाँ पर 2 तरह के गुड्स हम बना रहे हैं, एक गुड्स हो गया ए और एक गुड्स हो गया बी। तो मान लेते हैं जो गुड्स ए है, उसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं x यूनिट, और जो गुड्स बी है उसकी क्वांटिटी मान लेते हैं y यूनिट। अब उन गुड्स को बनाने में 2 चीजें यूज की जा रही हैं, वर्कर और कैपिटल। ठीक है, अब वर्कर कितने हैं यहाँ पर या कैपिटल कितनी है वो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो एक तो हमें चाहिए वर्कर और एक चाहिए हमें कैपिटल। कैपिटल ये राजधानी वाला कैपिटल नहीं है, कैपिटल मतलब आपके पास जो एसेट है वो। ठीक है, अब टोटल मिलाकर आपके पास 30 यूनिट ऑफ वर्कर है और 17 यूनिट ऑफ कैपिटल है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया है। जब हम जो गुड्स ए है उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें कहता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 2 वर्कर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। 2 तो चाहिए वर्कर और 3 यूनिट चाहिए कैपिटल। ठीक है, और जब हम गुड्स बी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको चाहिए 3 वर्कर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, 3 वर्कर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। इस तरह आ गया। अब वर्कर और कैपिटल देखो ये आपको कितने दिए, इसकी आपको लिमिटेशन कितनी दी है। 30 वर्कर हैं आपके पास, यानी 30 वर्कर आपके पास हैं तो आप 30 वर्कर ही यूज़ कर सकते हो ना, उससे कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी मर्जी ये नहीं चलेगी कि आप ज़्यादा वर्कर यूज़ कर लो। ऐसी जो कैपिटल है आपके पास 17 यूनिट है तो उससे कम कर सकते हो या उतनी ही कर सकते हो। दैट मीन्स दोनों के अंदर जो सिंबल आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 17। तो कंस्ट्रेंट, अब ये टेबल आपने अगर सही से रिप्रेजेंट कर दी, कंस्ट्रेंट आपके बन गए। क्या करना है कंस्ट्रेंट में, अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ से हो जाएगा 3y। तो 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, ये बन गया आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकंड बन गया 3x
प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 17। इसके अलावा जो क्वांटिटी आपने ली है उसमें एक क्वांटिटी आपके पास x यूनिट है, दूसरी y यूनिट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर ये दो तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब तक आपको कुछ और स्पेसिफिक वैल्यू ना दी हुई हो। कुछ भी x y के बारे में नहीं बताया, दैट मीन्स ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बना रहे हो, कुछ सामान बना रहे हो, कोई डाइट बना रहे हो या कोई कॉस्ट निकाल रहे हो, तो वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो ज़ीरो होगी। तो ये दो आपके पास इक्वेशन हमेशा आपको बनानी है। अब आ जाते हैं हम z पर। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका क्या है, तो वो आपको दिया हुआ है इसने क्वेश्चन के अंदर कि ₹100 पर यूनिट आपको प्राइस गुड्स ए है उसका प्राइस ₹100 पर यूनिट पड़ता है, और जो बी है उसका 120। तो ये आ गया आपके पास 100x प्लस में 120y। तो अब आपको ये बताना है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करे कि जो उसका टोटल रेवेन्यू है वो आ जाए उसके पास मैक्सिमम। तो यहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, जितनी भी आप सेल करोगे, तो अब कितना होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में, स्टेटमेंट से आपने ये बना लिया। उसके बाद का काम वही है जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। पिछले एक्सरसाइज मतलब पिछला वीडियो में कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपके पास कंस्ट्रेंट है, z है, ग्राफ बनाइए, फीजिबल रीजन फाइंड कीजिए। तो ये सब मेरे ख्याल आप लोग इसमें बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल हो चुके होंगे कैसे आपको फाइंड करना है। तो पहले वाली जो इनइक्वलिटी है उसमें x की जगह आप 0 लेते हैं तो y आ जाएगा आपके पास 10, और y 0 लेते हैं तो x आ जाएगा 15। ये आपके पास आ गया। दूसरे में 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 17 है, x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 17, और y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा 17/3, मतलब 6.5 पॉइंट समथिंग, अराउंड 6 ही हो जाएगा। पर आप 17/3 लिखो, डेसिमल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 17, और ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। आप पहले निकाल लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बाद में निकाल लो, आप एलिमिनेशन से निकालो, सब्स्टिट्यूशन से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस मेथड से आपको आसान पड़ता है वैसे निकालो। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे, अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। अब बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, सर एक एक चीज़ आप करके दिखाया करो। तो मैं बेटा चीज़ वही यहाँ पर स्किप करता हूँ जो कि आपको मतलब आनी ही चाहिए यार। आप 9th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो, तो ये सब सॉल्यूशन करने आप लोगों को आने चाहिए। अगर इसके बिना आप लोग 12th में मैथ्स लेके बैठे हो तो वैसे कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अब कैसे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है या कैसे कैलकुलेशंस करनी है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक एक चीज़ वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बिल्कुल मैं अब वही चीज़ें छोड़ता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये डेफिनेटली आप लोगों को आती होगी। जहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न लगता है कि आती होगी नहीं आती, मैं आपको ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग इसको जैसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। x और y के कंपोनेंट किसी एक को आप बराबर कर लो। जैसे यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y है खाली, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास इस इक्वेशन को आप एज इट इज़ रखो 3x। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर लेना या मेल कर लेना, वहाँ पर उसको मैं डिटेल में और समझा दूँगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये दोनों हमारे बराबर हो जाए। चाहे x को बराबर कर लो, चाहे y को बराबर कर लो, हर एक क्वेश्चन में हम ये मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप उससे कर लो, जो मेथड आपको अच्छी तरह आता है आप उससे कर सकते हो, लेकिन हम हर क्वेश्चन में अब सॉल्व करके नहीं देखेंगे। तो x की वैल्यू ऐसे आ गई आपके पास 3। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो इधर, 3 3 जा 9, 9 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। ये बन गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं कि हमें कौन सा रीजन जो है शेड करना चाहिए। तो उसके लिए हमने सीखा था पॉइंट टेस्ट। तो पॉइंट टेस्ट में हमने क्या किया था,
हमने कोई एक पॉइंट ले लिया था, वो पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 0 0 ही आपको लेना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम 0 0 ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें आसानी रहे। तो हम यहाँ पर 0 0 ये पॉइंट होता है, ठीक है। हम अगर जब टेस्ट करते हैं, अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ जाएगी तो ये सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड होता है, और अगर ये ट्रू नहीं आएगी तो सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो बड़े ध्यान से देखा है, समझा है, उनको ये करने में कोई भी परेशानी नहीं है। आपने नहीं देखा तो पहले देख लेंगे तो ज़्यादा आपको लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर x की और y की जगह आप 0 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 <= 30। स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है इस लाइन का। तो यहाँ पर एक एरो से आप शो कर सकते हो कि इस तरफ आपको शेड करना है। यहाँ पर आप पुट करते हो 0 0 तो 17 आ गया, ये भी ट्रू आ रहा है। तो इसमें भी इस लाइन से भी अगर आप देखोगे तो ओरिजिन की तरफ ही आपको शेड करना है। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये आपके पास कॉमन रीजन आ रहा है। अब कॉर्नर पॉइंट आपका एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है। z हम निकालते हैं, z आपके पास कितना था, 100x प्लस में 120y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है, एक 17/3 एंड 0, दूसरा पॉइंट है तीसरा 38 और उसके बाद है 0 10। अगर आप 0 0 पुट करते हो तो डेफिनेटली आंसर 0 ही आना है, कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। 17/3 अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर 1700/3 और उसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 566, राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आ गया। 3 और 8 यहाँ पर पुट करते हैं, x की जगह 300 हो गया, y की जगह यहाँ पर 8, 12 8 9 60। तो इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 1260। यहाँ पर 10 पुट करोगे तो आ जाएगा 1200। तो आपको देखना था कि मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ पर आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट में आप अपना आंसर दे दोगे फाइनल कि मैक्सिमम रेवेन्यू इज ₹1260 if production of goods A and B are कितनी 3 and 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली, 3 and 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ओके, पहले क्वेश्चन में मैंने हर एक चीज़ आपको लिख के बता दी है कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें हम स्किप करके चलेंगे कि आपको जैसे लास्ट में फाइनल आंसर आपको देना है, ये आपको ज़रूर लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे, बिना इसको लिखे अगर आप गए तो आपके इसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बस पॉइंट पता होने चाहिए कि आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, आपने कैसे निकालना है डजेंट मैटर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अब शो करा है, नहीं करा है, रफ में किया है, जैसे मर्जी करा है, लेकिन पॉइंट आपको सही शो करने हैं। पॉइंट टेस्ट दिखा दो, कॉर्नर पॉइंट दिखा दो, कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से शेडेड रीजन दिखाओ और अपना आंसर करो। टेबल भी अगर आपको लगती है बनाने की ज़रूरत है बनाओ, अगर आपको लगता है डायरेक्ट इक्वेशन आप बना सकते हो डायरेक्ट बना दो, टेबल भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th भी सिमिलर उसका है, तो इक्वेशन में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, फिर ग्राफ आप उसका एक बार खुद ट्राई करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट। दो तरह की प्रोडक्शन हो रहा है, एक नट्स और बोल्ट्स। It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on the machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on the machine B to produce a package of bolt. Nuts और bolts को बनाने के लिए दो तरह की मशीन का यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, नट्स बना रहे हैं हम, नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है। दो चीज़ हम बना रहे हैं। नट्स हम मान लेते हैं कि हम X यूनिट बना रहे हैं, बोल्ट्स हम मान लेते हैं Y यूनिट बना रहे हैं। अब इनको बनाने के लिए दो तरह की मशीन का हम यूज़ कर रहे हैं, मशीन A एंड मशीन B। जो नट्स है उनको बनाने के लिए मशीन A पर कितना काम हो रहा है, 3 आवर तो लग रहे हैं मशीन B पर और 1 आवर लग रहा है मशीन A पर। 1 आवर मशीन A पर, 3 आवर मशीन B पर।
उसके बाद फिर कहता है टेक्स 3 आवर द मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, इधर 3 घंटे लग रहे हैं, इधर 1 आवर लग रहा है। अब ये जो टाइम लग रहा है, ये टाइम आपके पास कितना है? टाइम आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट में लाइन पे आप देखोगे पहले कि इफ़ यू ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स ए डे, यानी वो मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 आवर्स चला रहा है मशीन को, तो लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, दोनों ही मशीन उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो अब यहाँ से आप अब इसका z देखो, पहले तो यहाँ से कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो आपके पास आ गया x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। उसके बाद आया 3x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 12। और ये वाली इक्वेशन कभी भूलना मत, ये आपको हमेशा लिखनी है ये। उसके बाद आपको z चाहिए होता है, तो z आपका बनता है यहाँ पर, ये कहता है ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 रुपीज़ पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। नट्स पर तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 17.50 का, बोल्ट्स पर प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज़ का। तो ये आपका z बन गया। आगे आपको वही ग्राफ बनाना है, फिजिबल रीज़न निकाल के वही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी लेस देन का साइन है, यहाँ भी लेस देन का साइन है, तो हमेशा जो रीज़न है आपका बाउंडेड ही बनेगा। अगर दोनों में लेस है तो बाउंडेड ही बनेगा, और लगभग वही शेप बनेगी जैसे हमने पिछले में बनाई थी। 2 लाइनें आएंगी आपके पास, ठीक है, जैसे मर्जी 2 लाइनें आपके, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका बनेगा। अगर दोनों में ही लेस दे रखा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो इसमें भी आप बनाओगे ऐसे ही बनेगा। कॉर्नर पॉइंट भी आप निकालोगे, तो कॉर्नर पॉइंट इसके इन दोनों को सॉल्व करके बड़े इजीली आप निकाल सकते हो। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट भी यहाँ पर आपको बता दूँ क्या बनेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से होगी। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, जो आपको आसान पड़ता है वो लगाओ आप। तो x की जगह 12 माइनस 3y है, यहाँ पर x की जगह 12 माइनस 3y आप पुट कर दोगे, इधर y आ गया, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 9y प्लस में y इक्वल्स टू 12 माइनस 8y माइनस 24। तो y की वैल्यू आ रही है 3। y की वैल्यू आप 3 पुट करके यहाँ सॉल्व करोगे तो x भी आ जाएगा आपका 3। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट भी ये निकाल दिया है। सब कुछ मैंने निकाल दिया है, बस आपको कॉर्नर पॉइंट निकाल के वैल्यू फाइंड करनी है। फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं इसी तरीके से हम। 11 में कहता है स्मॉल फॉर्म मैन्युफैक्चर गोल्ड रिंग्स एंड चेन। एक स्मॉल फॉर्म है, गोल्ड रिंग्स और चेन बना रही है वो। द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग एंड चेन मैन्युफैक्चर पर डे इज एट मोस्ट 24। दोनों की जो कंबाइंड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए रिंग एंड हाफ एन आवर फॉर ए चेन। अब उसको बनाने में जो टाइम लगता है, रिंग को बनाने में लगता है 1 घंटा और चेन को बनाने में लगता है आधा घंटा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। इफ द प्रॉफिट ऑन ए रिंग इज ₹300 एंड ए चेन और ₹190, हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर्ड डेली सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सब कुछ यहाँ पर आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। एक तो आपको बोला है कि जो दोनों रिंग्स और जो चेन बनेंगी, रिंग्स हम मान लेते हैं x है और चेन मान लेते हैं y है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रिंग्स x एंड नंबर ऑफ चेन ये मान लेते हैं y। तो जो यहाँ पर सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ है द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग एंड चेन मैन्युफैक्चर पर डेज एट मोस्ट 24। जो कंबाइंड नंबर है दोनों का वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 हो सकता है, यानी x प्लस y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 24 हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास बन गई फर्स्ट इनइक्वालिटी। सेकंड के लिए क्या करते हैं, सेकंड में बता रहा है कि 1 घंटा लगता है रिंग बनाने में, आधा घंटा लगता है चेन बनाने में, और जो नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल हैं पर डे के वो 16 है। तो 1 घंटा लगा रिंग बनाने में, रिंग हमारे पास x है, 1 घंटा लगने का मतलब है 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही होएगा। आधा घंटा लगता है चेन बनाने में, यानी हाफ y। अब जो नंबर ऑफ आवर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास 16 है, तो वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल्स टू 16। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इसमें आप यहाँ हाफ को हटा सकते हो एलसीएम लेके, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 32। तो सेकंड इसकी बजाय आप इसको कंसिडर कर लो, और तीसरी आपके पास x y ये बनेगी। और उसके अलावा z आपके पास क्या बनने वाला है यहाँ पर
प्रॉफिट दे रखा है रिंग पर 300 का, चेन पर 190 का, तो Z आ गया आपके पास 300X प्लस में 190Y, ये हमारा Z बन जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ए कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गुड्स A and B, द रिक्वायर्ड gold and silver. Each unit of type A require 3 gram of silver and 1 gram of gold, while that of B require 1 gram of silver and 2 gram of gold. ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के जो आप गुड्स बना रहे हो, A बना रहे हो, B बना रहे हो। A बना रहे हो आप X यूनिट, B बना रहे हो Y यूनिट। इसको बनाने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए, एक गोल्ड चाहिए और दूसरा सिल्वर चाहिए। A को बनाने के लिए कितना गोल्ड चाहिए, कितना सिल्वर चाहिए? ए कह रहा है कि उसे चाहिए ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये ध्यान रखना, सिल्वर के आगे 3 लिखना है, 1 के आगे गोल्ड लिखना है। ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ है आपको, बी कहता है कि मुझे चाहिए 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। If each unit of type A, this company can use at most 9 gram of silver and 8 gram of gold. कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 ग्राम सिल्वर यूज़ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर वो इंडेफिनेटली जितना मर्जी यूज़ कर लो भाई, नहीं। 9 ग्राम ऑफ सिल्वर यूज़ कर सकती है और 8 ग्राम ऑफ गोल्ड यूज़ कर सकती है। यानी जो गोल्ड है उसकी क्वांटिटी आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 8 हो सकती है, सिल्वर की क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स टू 9 हो सकती है। If each unit of type A brings a profit of ₹40, टाइप A जो है उस पर 40 का प्रॉफिट मिलता है, टाइप B पर 50 का प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से बन गया आपका Z 40 और 50, ये Z आ गया। कंस्टेंट आपके आए गए X प्लस 2Y लेस देन इक्वल्स टू 8, दूसरा आ गया 3X प्लस में Y लेस देन इक्वल्स टू 9, इसके अलावा X एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और z आपका वहाँ है ही। ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8। ग्राफ में एरो पे एरो मतलब लाइंस पर एरो ज़रूर होनी चाहिए, एरो पे लाइंस नहीं। और किस की आप लाइन बना रहे हो उसको भी स्पेसिफाई करो। x की वैल्यू 0 करते हैं तो y आ गया 9, y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 3। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है। पॉइंट टेस्ट करोगे तो रीज़न आपका कहाँ पर आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, दोनों में लेस है तो आपका रीज़न ये वाला आ जाएगा। इससे भी आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू आने वाली है, इससे भी ट्रू आने वाली है। ठीक है, अब इसके पास कॉर्नर पॉइंट चाहिए आपको। कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट आपका बनता है 2, 3। ये वाला जो पॉइंट है ये बनता है 2, 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखा दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पॉइंट ए इज 2, 3। कॉर्नर पॉइंट बन गया आपके और z आपको दे ही रखा है कितना 40x प्लस में 50y। तो यहाँ से अब कॉर्नर पॉइंट आपके पास 0, 4, 3, 0, 0, 0 भी है, उसको भूलना नहीं, दिखाना तो है यहाँ पर ज़रूर 2, 3। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, 4 को यहाँ पुट करोगे 200 आ जाएगा, 3 को यहाँ पुट करोगे 120, 0, इधर से आ गया 80, इधर से आ गया 150 और 80, 150 यानी आ गया 230। तो यहीं पर ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 230 का। जब आप गोल्ड बना रहे हो और सॉरी टाइप ए की जो गुड्स है वो बना रहे हो ए कितना 2 और टाइप बी बना रहे हो आप 3, तब आपको जाके इतना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, उसकी भी इनइक्वलिटी बनाते हैं ऐसे ही। 13 में कहता है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू। यहाँ पर 2 तरह के स्क्रू बन रहे हैं, नट्स बोल्ट की जगह यहाँ स्क्रू आ गए और हर एक को बनाने के लिए 2 तरह की मशीन यूज़ हो रही है, एक ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड।
तो यहाँ पर स्क्रू ए हम मान लेते हैं कि हमने x बनाया, स्क्रू बी मान लेते हैं y बनाया है। और इसको बनाने के लिए जो मशीन्स आप लगा रहे हो उसमें एक मशीन तो है ऑटोमेटिक, दूसरी है हैंड ऑपरेटेड। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पर हैंड ऑपरेटेड, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मशीन जो है इसमें कहता है आपको कि इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट ऑन द हैंड ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। तो 4 और 6 मिनट का टाइम लग रहा है, 4 और 6 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ पर। और स्क्रू बी बनाने में टाइम लग रहा है 6 मिनट और 3 मिनट, 6 मिनट ऑटो पर, 3 मिनट इधर। अब जो मशीन है वो आपके पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ कहता है ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान देना, 4 आवर्स ऑन एनी डे। पहले जो टाइम आपको दे रहा था कि मशीन पे इतना टाइम लग रहा है, मशीन पे इतना टाइम लग रहा है, वहाँ पर यूनिट क्या दे रखी थी, वहाँ यूनिट थी 6, और अब टाइम क्या दे रहा है आपको 4 आवर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो यूनिट है वो एक जैसी रहनी चाहिए। यहाँ पर आपने टाइम अगर मिनट में लिया है, यहाँ मिनट में लिया है, तो जो मशीन की अवेलेबिलिटी है कितने घंटे है, 4 घंटे, उसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 4 × 60। तो यहाँ पर इतने घंटे मशीन अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ये वाली मशीन भी इतने घंटे के लिए ही अवेलेबल है। आगे कहता है तो मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10। 7 रुपये का और 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बन गया आपका Z। तो Z आगे आ गया 7x प्लस में 10y, ठीक है। अब यहाँ से कंस्टेंट आप बनाओगे तो 4x प्लस में 6y लेस देन इक्वल्स टू 240। एक ये बन गया 6x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 240। इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 4 चीज़ें आपके पास बन जाएंगी। अब इसमें आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सेम वही कॉर्नर पॉइंट निकाल के इसको सॉल्व कर दो। दोनों में ही लेस दिया हुआ है, तो इसी तरह का रीजन आपके पास शेड हो जाएगा। ये वाले पॉइंट आप निकाल के, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के चारों कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व करना, वहाँ से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसमें कहता है डीलर इन द रूरल एरिया विशेस टू परचेज ए नंबर ऑफ सेविंग मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन चाहिए रूरल एरिया में। अब कहता है ही हैज़ ओनली ₹57,600। अब उसके पास जो मशीन को परचेज करने के लिए 57,600 रुपीज़ है एंड स्पेस फॉर एट मोस्ट 20 आइटम, और मशीन को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्पेस है कि भाई वो 20 मशीन रख सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो एन इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन कॉस्टिंग ₹3600 एंड ए मैनुअली ऑपरेटेड मशीन कॉस्ट ₹2400। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो उसको पड़ती है कितनी 3600 की, और जो मैनुअली ऑपरेटेड है जैसी नॉर्मली घरों में होती है तो वो मिलती है आपको 2400 की। ही कैन सेल एन इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹220। इलेक्ट्रिक वाली को बेचता है 220 के प्रॉफिट पर, जो मैनुअली ऑपरेटेड है उसको बेचता है वो 180 के प्रॉफिट पर। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही कैन बाय, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो उसको कितना कितना करके बेचना चाहिए कि तो उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। अब यहाँ आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके पास इक्वेशन बन रही है कि उसके पास 57,600 रुपीज़ हैं जिससे वो इन्वेस्ट कर सकता है, और उसके पास जो जगह है रखने की वो है 20, ठीक है, 20 मशीन वो रख सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो आप मान लो X है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14th, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई उसके पास X, और जो मैनुअली ऑपरेटेड है ये मान लेते हैं Y। उसके पास स्पेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मशीन को रखने का है, तो पहली तो लाइन आपकी ये बन गई X प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20। इससे ज़्यादा वो मशीन ले ही नहीं सकता, दोनों मिलाकर 20 से ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। और उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए रुपीज़ हैं 57,600 रुपीज़ हैं। मशीन की जो कॉस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वाले की वो है 3600, तो 3600 की कॉस्ट है और हमने X मशीन परचेज करी है, तो 36X प्लस
जो मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है वो भी महंगी, वो भी सस्ती नहीं है, वो भी 2400 की है। वाई मशीन है तो 2400 वाई। तो यहां पर जो पैसा लगाया और यहां पर जो पैसा लगाया, पैसा था कितना 57,600, तो उससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकता ना। तो पॉकेट में इतना ही है तो इतने ही लगा सकता है ना। तो लेस देन इक्वल्स टू 57,600, ये बनेगी आपकी सेकंड। बनाने से पहले कॉमन निकाल दो, 2 जीरो यहाँ यहाँ सब जगह से निकाल दो। और उसके अलावा देखो 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी हो रहा है, 12 से शायद ये भी हो जाएगा। तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48 करते हैं, तो 12 8 जा 96। ये बन गया आपके पास सेकेंड। इसको छोड़ दो। 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 48। तीसरी, उसके लिए तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ये आपको दे ही रखी है। अब आ जाते हैं इसके z पर। z क्या बनता है इसका? z में कहता है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन है वो तो बेचता है 220 की, और जो 220 के प्रॉफिट पर, सॉरी ठीक है, खरीद रहा है 3600 में, बेचेगा 220 में, प्रॉफिट कहाँ से होगा? इतना प्रॉफिट लेके फिर बेचता है, और 180 के प्रॉफिट पर बेचता है मैनुअली को। तो ये आ गया 220x प्लस में 180y, ये उसका प्रॉफिट है। ये z बन गया। वही ग्राफ बनाओ, दोनों में लेस है, इसमें भी लेस, इसमें भी लेस, अनबाउंडेड आएगा, शेड करो, आंसर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग। जो टाइप ए सोवेनियर है उसके अंदर उसको हमें चाहिए टाइप ए और टाइप बी, दो तरह के हमारे पास हैं, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। दो काम करने, हमें कटिंग करनी है और असेंबलिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आपके पास 5 मिनट कटिंग के लिए चाहिए, 10 मिनट असेंबलिंग के लिए चाहिए ए के लिए, तो 5 और 10 हो गया। बी के लिए क्या चाहिए? 8 मिनट कटिंग के लिए और 8 मिनट असेंबलिंग के लिए। यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। देर आर 3 hours and 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours अवेलेबल फॉर असेंबलिंग। अब जो टाइम है यहाँ भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये सब कुछ मिनट में। अब जो मशीन आपके पास अवेलेबल है कटिंग वाली, 3 घंटे 20 मिनट अवेलेबल है। 3 घंटे का मतलब मिनट में करोगे कितना आ जाएगा? 3 घंटे मिनट में करो कितना आएगा? 180 प्लस में 20 मिनट ऊपर से और लगेंगे, तो आपके पास बन गए 200 मिनट्स। इतनी देर के लिए आपके पास मशीन अवेलेबल है। तो दूसरी मशीन है वो 4 घंटे के लिए अवेलेबल है। 4 घंटे का मतलब मिनट्स में करोगे तो 240। तो आपके पास क्या बन गया? 5x प्लस में 8y लेस देन इक्वल्स टू 200, 10x प्लस में 8y लेस देन इक्वल्स टू 240। इसके अलावा x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। प्रॉफिट z कितना हो रहा है? z है प्रॉफिट 50 रुपये का हो रहा है टाइप ए पर, 60 रुपये का हो रहा है टाइप बी पर, यानी 50x प्लस में 60y। मैक्सिमाइज कहाँ पर होगा प्रॉफिट? बस वही आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो इक्वेशंस मैं सारी आपको समझा ही रहा हूँ, बस आपका काम है ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करके कॉर्नर पॉइंट निकालना, कॉर्नर पॉइंट निकाल के मैक्सिमम देखना कहाँ पर मैक्सिमम है। इतना काम तो सभी कर पाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है 2 तरह के प्रोडक्ट है ए और बी, both are processed on the 2 different machine. The available capacity of first machine is 12 hour and that of second machine is 9 hour per day. Each unit of product A require 3 hours on the both machine and each unit of product B require 2 hour on the first and the 1 hour on the second machine. तो सेम इसी तरीके से चलेगा, बिल्कुल कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है। ए और बी 2 तरह के आपके पास वो हैं। मशीन भी आपके पास प्रोडक्ट ए और बी है। मशीन आपके पास हो गई कुछ ऐसा नाम नहीं दिया तो मशीन 1 ले लेते हैं हम, और मशीन 2। जब आप प्रोडक्ट ए बनाते हो तो प्रोडक्ट ए बनाने में जो मशीन पे कितना टाइम चाहिएगा? 3 घंटे का टाइम चाहिए दोनों मशीन पर। जब प्रोडक्ट हम बी बना रहे हैं तो 2 घंटे का टाइम मशीन पहली वाली पर चाहिए, सेकंड वाली पर 1 का चाहिए, तो 2 और 1।
मशीन, अब ये टाइम जो है ये आवर्स में है, ठीक है, टाइम आवर्स में है, यहाँ पर मिनट्स में थे तो आर में हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा था, यहाँ पर ये आवर्स में है। अवेलेबिलिटी भी आपको आवर्स में दे रखी है। पहली मशीन जो है 12 घंटे के लिए अवेलेबल है और दूसरी मशीन 9 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 9। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। z आपका क्या बन गया, z आपको दे रखा है यहाँ पर, प्रॉफिट होता है 7 रुपये का पहले वाले प्रोडक्ट पर, दूसरे पर 4 का, तो 7x प्लस में 4y, ये बन जाएगा आपका z। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में ऑलरेडी आपको टेबल दे रखी है, उस टेबल को हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके इसको फाइंड करते हैं कि आंसर आपका क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कहता है कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैम्प एंड द वुडन शेड, बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर मशीन टाइम एज वेल एज क्राफ्टमैन टाइम इन मेकिंग द नंबर ऑफ आवर्स प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ईच ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है। जो पेडेस्टल लैंप है उसको बनाने के लिए मशीन टाइम चाहिए 1.5 आवर्स का, क्राफ्टमैन चाहिए 3 आवर्स का, प्रॉफिट इस पर होता है 30 रुपये का। और जो वुडन शेड है उसको मशीन टाइम चाहिए 3 आवर्स का, क्राफ्टमैन चाहिए 1 आवर का, प्रॉफिट होता है उसको 20 रुपये का। अब यहाँ पर कहता है द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर ऑफ द क्राफ्टमैन टाइम। जो मशीन टाइम है वो एक दिन के अंदर 42 आवर्स का मिलता है। अब ये कमेंट में ये मत करना कि सर एक दिन के अंदर तो 24 घंटे होते हैं। हाँ, हमें भी पता है 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो मशीन टाइम है वो ज़रूरी थोड़ा है कि एक मशीन का हो, सारी मशीन्स का मिलाकर जो टाइम है 42 आवर्स का मिल रहा है, और जो क्राफ्टमैन टाइम है वो 24 आवर्स का मिल रहा है। तो यानी जो ये मशीन टाइम है ये आपको मिल रहा है कितना, लेस देन इक्वल्स टू 42 आवर्स, क्राफ्टमैन टाइम मिल रहा है 24 आवर्स। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन सारी बनी बनाई इसमें दे रखी है टेबल में। बस डिफरेंस इतना है कि अब तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम इस टेबल को हॉरिजॉन्टल बनाते थे, इसने वर्टिकल बना रखा है। इतना डिफरेंस है, बस उससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मशीन टाइम आप ऐसे लो, पेडेस्टल लैंप हमने मान लिए कि हमने x बनाए हैं, वुडन शेड मान लिया हमने y बनाए हैं। तो 1.5x पहली इक्वेशन, 3y लेस देन इक्वल्स टू 42, सेकेंड यहाँ से बन गई 3x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 24। तीसरी बनाने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, और z आपका बन गया यहाँ पर 30x प्लस में 20y, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको बनाया दे रखा था, बस आपको ग्राफ बनाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और ग्राफ भी आप अब बड़े आराम से बना सकते हैं। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 करते हैं तो y आ जाएगा 14, और अगर आप y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 28। तो ये लाइन आ गई 1.5x प्लस में 3y इक्वल्स टू 42। x को 0 करते हैं तो y 24, और अगर आप y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 8। इधर आ गया 3x प्लस में y इक्वल्स टू 24। इसमें भी लेस का साइन है, इसमें भी लेस का साइन है, तो कॉमन रीज़न आपका यही वाला बनेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके बनता है आपके पास 4 और 12। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4, 12। कॉर्नर पॉइंट आपके बन गए हैं, कॉर्नर पॉइंट 0, 14। सब कुछ वैसे लिखना है जैसे मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 तक करके दिखाया था, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करके दिखाया था कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं, बस ऐसे शॉर्ट में सॉल्व करके मत आ जाना, नंबर कट जाएंगे। z आपका आ गया 30x प्लस में 20y, इसको पुट करोगे 14 2 जा 28, ये 0 240, इसको यहाँ पुट करोगे 120 ये हो गया, और 250 ये आ गया, तो हो गया 360। तो मैक्सिमम आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर आप
पेडेस्टल लैम्प बनाते हो 4 और वुडन शेड बनाते हो 12, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 और हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरीके का ही है और 18 के बाद थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस आएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा समझ लेते हैं उसकी इक्वेशन कि वो आपको कैसे बनानी है। तो 18th क्वेश्चन में कहता है एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 200 पैसेंजर आ सकते हैं। बैगेज अलाउड फॉर ए फर्स्ट क्लास टिकट इज़ 30 kg, फॉर एन इकोनॉमी क्लास टिकट इज़ 20 kg। तो दो तरह की क्लास है, इकोनॉमी और दूसरी कौन सी है, फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास वाले मान लेते हैं पैसेंजर x है, इकोनॉमी वाले पैसेंजर मान लेते हैं y है। मैक्सिमम कैपेसिटी है 200 की। तो पहली जो इक्वेशन है आपके पास ये बन गई x + y <= 200। अब जो बैगेज है फर्स्ट क्लास वालों के लिए 30 kg अलाउड है, इकोनॉमी वालों के लिए 20 kg अलाउड है। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द बैगेज इज 4500 किलोग्राम। टोटल दोनों की कैपेसिटी 4500 किलोग्राम हो सकती है, यानी फर्स्ट क्लास वाले इतना ला सकते हैं वेट, इकोनॉमी वाले इतना, टोटल मिलाकर इतनी कैपेसिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। The profit on each first class ticket is ₹500 and each economy class ticket is 300. Determine how many tickets of each type must be sold to maximize the profit. तो वही टिकट आप बेचोगे तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं बेचोगे ना, तो ये दोनों तो आएंगी। Z हो गया आपके पास, जो फर्स्ट क्लास टिकट है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 500 का और इकोनॉमी पे प्रॉफिट हो रहा है 300 का। तो ये चारों चीज़ें आपकी बन गई है। इसी तरह का ग्राफ बनेगा, इसी तरह का रीजन आएगा, कॉर्नर पॉइंट निकाल के सॉल्व हो जाएगा। और आई होप आप ये क्वेश्चन जो 18 तक हमने करे हैं सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपके सजेशंस का, आपके कमेंट्स का हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।